मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। विकल्प का स्वरूप हमने पढ़ा। तो अब जैसे ही हमारा विकल्प चेंज होगा तो हमें हर चीज का विकल्प मिलेगा। जैसे कल स्नेहा वहां क्लास में थी, तो इसने देखा वहां पर सोशियोलॉजी का भी विकल्प है, साइकोलॉजी का भी विकल्प है और इकोनॉमिक्स का भी विकल्प है। लेकिन इन विकल्पों की जानकारी हमें कब मिलेगी और विकल्प क्यों चाहिए, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। हम किसी भी चीज को रिप्लेस तभी करते हैं जब वो चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो कल पॉइंट नंबर 6 में जो बताया गया, उसमें यही बताया था कि जो विकास क्रम जिसमें होता है वो दो अवस्था है। वो विकास क्रम की जहां तक बात आती है, दो क्रम होते हैं। कल हमने नियति की बात पढ़ी थी। उससे पहले पेज नंबर 5 पे नियति क्रम था। नियति क्रम में तुमने देखा होगा, जो 15वें पॉइंट का तीसरा पॉइंट है, इसमें था विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। तो ये जो विकास क्रम है, ये जड़ इकाई के लिए है, जिसमें पदार्थावस्था और प्राणावस्था आती है। इसमें क्रम दिया है, तो विकास है या वो जागृति है, वो क्रमिक होगी। क्रमिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। पदार्थावस्था में एक एक पदार्थ से जब दूसरा पदार्थ मिला, उनका केमिकल और फिजिकल रिएक्शन हुआ, तो नए पदार्थों का निर्माण हुआ, जिसमें से पानी भी एक है। इसी को कहा गया विकास क्रम। ये विकास क्रम चलता रहा और इस विकास क्रम में अलग अलग पदार्थ, अलग अलग पेड़ पौधे, इनका प्रकटीकरण हुआ, ये धरती पर आए। और जिस समय गठन पूर्णता पूरी हो गई, यानी चैतन्य परमाणु आ गया, तो ये विकास ये सतत चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही चैतन्य इकाई आई, तो चैतन्य इकाई के बाद जब जीव आए और जीव के बाद जब ज्ञानावस्था आई, तो यहां पर जागृति क्रम और जागृति, अभी हम सब समझने के अर्थ में जागृति क्रम में ही है। लेकिन पहले क्या है उसको देखना पड़ेगा। जागृति के क्रम में भी हम तभी होंगे तब जब जागृति की पहचान हमें होगी। वो कहते हैं ना कि हमें एक मंजिल तक पहुंचना है और उस पर जो रास्ता है, उस मंजिल को पाने के लिए उस पर चलना है। तो हम किसी भी रास्ते पर तब चल पाएंगे जब हमें मंजिल का पता होगा, जाना कहाँ है। नहीं तो हम भटकते ही रहेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले यहां ये जानना जरूरी है कि जागृति है क्या, किसको कहा गया, और फिर उसके ऊपर हमें चलना है या नहीं चलना, वो बात। तो जागृति में क्या कहा गया है कि समझदार मानव की परंपरा, मानव समझदार हो जाए, बुद्धि में बोध हो जाए, आत्मा उसकी अनुभव करें। ये कौन बेटा आया भाई आज? सर ये स्नेहा का भाई है। सर स्नेहा भी सो रही है, तो उसकी जगह मैं ले रहा था। स्नेहा सो गई है? कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो सकती है
और स्नेहा को उठा दो, अगर वो उसकी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक नहीं तो उसको आराम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जी अब यहाँ पर ये देखना है कि जागृति क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट में देखेंगे अभी वर्तमान में जब हम मानव को देखते हैं तो मानव की दो ही प्रजातियां हमारे को दिखाई दे रही हैं अभी, एक पशु मानव, एक राक्षस मानव। और आज के टाइम पर एक मानव अपनी खुशी के लिए दूसरे मानव के साथ छल, कपट, दम, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध और दूसरे आदमी से लाभ कमाने के लिए, ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं अपने लाभ की बात करता हूं तो मेरे लाभ में किसी का नुकसान छुपा हुआ होता है। जब तक सामने वाले का नुकसान नहीं होगा मेरा लाभ नहीं होगा। इसको लाभ को भी देखना पड़ेगा। लाभ क्या है? लाभ है कम देकर ज्यादा लेना, इसको लाभ बोलते हैं। कम कार्य करके ज्यादा उससे लेना, ये लाभ है। और इस लाभ कमाने के लिए मानव साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 तरीके हैं, इनका प्रयोग करता है। कल की क्लास में हमने इन पर विस्तार से बात की थी। तो आज कोई भी मानव ये नहीं चाहता कि कोई मेरा शोषण करे, कोई मुझे दुखी करे, कोई मेरे हिस्से को छीने। भले ही आदमी कितने ही प्रकार के पाप कर्म करता है, कितने ही प्रकार के पीड़ाजनक कार्य करता है, कितने ही प्रकार से दूसरे मानव का या प्रकृति का शोषण करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये समझता है कि मैं गलत कर रहा, ये जो हो रहा है ये सही तो नहीं। दूसरा, ये जो मानव शोषण कर रहा है ये भी चाहता है कि इसका शोषण ना हो, ये बचा रहे। हर मानव चाहता है कि मेरा भला ही हो, हर मानव चाहता है कि मैं सुखी ही रहूं। लेकिन मानव ने जिसको सुखी समझा, जिसको खुशी समझा, वास्तव में देखे तो वो खुशी भी खुशी नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए मुझे खुशी मिले, लेकिन उस कुछ समय की खुशी से तो चलता नहीं। तो मानव ने खुशी का जो आधार माना वो अपना शरीर मान लिया। शरीर की जो 5 संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं शांत हो जाए, उन संवेदनाओं के शांत होने को ही उसने सुख मान लिया। अच्छा खाने का मन किया तो खा लिया, खाने के बाद फिर क्या, फिर से एक गैप आ जाता है, फिर कुछ खा लेता है, फिर गैप आ जाता है, फिर उसका मन करता है मैं टीवी देख लूं, टीवी भी देख लिया, टीवी देखकर भी बोर हो गया, फिर क्या, चलो फिर गेम खेल लेते हैं, गेम खेल के फिर बोर हो गए, फिर क्या। तो ये जो बीच बीच में जो गैप बन रहा है, ये गैप ही पीड़ा है। आदमी जो भी प्रयास करता है इस गैप को कम करने के लिए या इस गैप को खत्म करने के लिए करता है। आदमी को लगता है कि एक सुख और दूसरे सुख के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, अगर ये भी भर जाए तो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए। लेकिन देखना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल? तो मानव ने क्या समझा कि जब मुझे खुशी या आनंद इन वस्तुओं से ही मिलता है, इन सुविधाओं से ही मिलता है, तो उसने इन सुविधाओं का संग्रह करना चालू कर दिया। संग्रह करना चालू कर दिया तो अब क्या होगा भैया? अगर मानव सही तरीके से चले तो ये धरती पर्याप्त है। सभी मानव जाति का पेट भरने के लिए इस धरती पर पर्याप्त मात्रा में साधन है। लेकिन अब मानव के सामने पेट भरने वाली बात नहीं थी, अब मानव के सामने थी अत्यधिक सुविधाएं इकट्ठा करने की। तब उसने क्या किया? अब उसने धरती का शोषण शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खनिज तेल, कोयला, पत्थर, धातु, मणि
इनको धरती से निकालना शुरू कर दिया। निकालना शुरू किया तो धरती खोखली हो गई, धरती पर असंतुलन आ गया, और इस धरती पर आए हुए असंतुलन के कारण ही आज आप देख रहे हो ऋतु परिवर्तन हो गया। गर्मी कितनी भीषण हो गई है। दूसरी बात, जो टाइम गर्मी का था उस टाइम पे उतनी गर्मी नहीं थी। 2 दिन पहले जब बारिश नहीं हुई थी तो देख लो पसीने में हमारा क्या हाल था। पिछले साल सर्दी के मौसम में उतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी पहले पड़ती थी। तो इसको बोलते हैं ऋतु असंतुलन। मानव ने प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की, प्रकृति का जो शोषण किया, उससे क्या हुआ? उससे आ गया ऋतु असंतुलन। और ये ऋतु असंतुलन अकेला ही नहीं आया, अपने साथ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी लेकर आया। मुझे ध्यान है जब हम स्कूल टाइम में थे तो ये जो भूकंप वाली घटनाएं थी ये कभी कभी होती थी, बहुत कम भूकंप आते थे। और लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं तो होती थी, लेकिन ये बादल फटने वाली घटनाएं तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। और इसी साल में अगर हम देखें तो बादल फटने की घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई। एक साल में ही कितनी जगह बादल फटे। अगर मूल में देखा जाए इन सब के, तो मानव के द्वारा प्रकृति का जो शोषण हुआ है, जो अंधाधुंध मानव ने धरती से इन पदार्थों को निकाला है, उसके कारण धरती खोखली हुई। धरती की जो ताप ग्रही क्षमता थी, यानी जो ताप को डाइजेस्ट करने की, वो खत्म हो गई। धरती अगर अंदर देखोगे तो धरती के अंदर बीच में भी टेम्परेचर बहुत हाई है। इतना हाई है कि अगर हम एक कुआं खोद दे कि भारत के बिल्कुल अपोजिट में अमेरिका जाना है और धरती के बीचों बीच अगर हम एक सुरंग खोदें तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद ही हमारे जितने भी धातु के उपकरण हैं वो सारी मशीनें पिघल जाएगी, इतनी ज्यादा हीट है। तो अब धरती के नीचे से तो अपनी हीट, धरती के ऊपर से सूरज की हीट, और बीच में इस अवस्था में मानव। ये ऐसा हो गया है जैसा हम पिज्जा बनाते हैं ना, कि नीचे से भी गर्मी आ रही है ऊपर से भी गर्मी आ रही। वो हाल मानव का होने वाला है अगर मानव नहीं सुधरा तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि मानव जो कर रहा है वो केवल पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि मानव के लिए भी खतरनाक। और ये सारा कैसे हुआ है? जो दो वाद अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो भौतिकवाद है या विज्ञानवाद, इन दोनों से ही मानव के सुखी होने की कल्पना पूरी नहीं हो पाई। दोनों ही मानव को सदा सदा सुखी रहने का जो उसका था धर्म, उसको पूरा नहीं कर पाता। दोनों में ही व्यक्तिवादिता में ही मानव जीता आया है। व्यक्तिवादिता का मतलब है केवल अपने बारे में है सोचता। और ये आज सोच इतनी बड़ी हो गई है कि परिवार में 4 आदमी हैं तो चारों आदमी अपने अपने बारे में सोच रहा है। पिता अपने बारे में सोच रहा है, पुत्र अपने बारे में सोच रही, मम्मी अपने बारे में सोच, इतनी व्यक्तिवादिता आ गई है। तो मतलब अब हमें इन दोनों वादों से कुछ नहीं हुआ और मानव की हालत और धरती की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई, तो विकल्प की तलाश है। और यही विकल्प बाबा जी बता रहे हैं। तो अब क्या है? अब विकल्प की तरफ बढ़ना है। विकल्प में क्या है? सहअस्तित्ववाद है। और सहअस्तित्ववाद में क्या चीज है मेन? समझदारी, समझना। और जो समझ में आया और समझ के पश्चात आत्मा ने सहअस्तित्व का अनुभव किया, उस अनुभव को प्रमाणित करने का, यही जागृति नाम है। ये अनुभव प्रमाणित होना, इसी को जागृति नाम दिया है। और जब सभी आदमी समझदार हो जाएंगे
और उनका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो जागृत मानव वाला हो जाएगा, तो इसे कहा गया है जागृति पूर्णता। तो अब हमें एक मंजिल दिखाई दे रही है। वो क्या मंजिल है? समझदार होने की, ईमानदार होने की, जिम्मेदार होने की और व्यवस्था में भागीदार होने की, जिसको हमने नाम दिया जागृति। तो मंजिल नजर आ गई है जागृति। तो जागृति के लिए हम एक कार्यक्रम बनाया है, उस कार्यक्रम पर कर्म अनुसार चलता है, आगे बढ़ना है, तभी समझ संभव है। तो यही बात थी कि मंजिल अगर डिसाइड हो जाए तो रास्ता बनता है। तो हमारी मंजिल गठन पूर्णता हो चुकी है, अब है क्रिया पूर्णता, यानी 10 क्रियाओं में जीना। 10 क्रियाओं में जीने का ही मतलब है जागृति। तो अब हमें जागृति की तरफ बढ़ना है, तो इसी को बोलते हैं जागृति क्रम। और जब जागृति तक पहुंच जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? जागृति। आगे बढ़ते हैं। अभी तक बाबा जी 2 प्रकार की चेतना की बात कर रहे हैं, एक जीव चेतना, एक मानव चेतना। जीव चेतना का अर्थ है हम जानवरों की तरह जीते हैं। ऐसे मानव को जो जानवरों की तरह जीता है, उसको नाम दिया गया पशु मानव। अब तुम पशुओं को भी देख लो, 2 प्रकार के पशु होते हैं। एक जो अपने शक्ति से, अपने बल से दूसरों की रक्षा करते हैं या उनका भक्षण करते हैं। किसी भी जानवरों के झुंड की बात की जाए तो उसमें जो सर्वशक्तिमान होता है उसको उसका राजा चुनते हैं। और राजा चुनने का या लीडर चुनने का जो बेस है, जो आधार है, वो है उसकी शक्ति, उसकी पावर। पावर का मतलब है वो कितना शक्तिशाली है युद्ध के समय दूसरों को हराने में। तो एक मानव तो हो गया पशु मानव, जिसको सताया जा रहा है, जो आगे निकलना ही नहीं चाहता, जो हमेशा दूसरों की दया, कृपा, करुणा पर ही पलना चाहता है। और दूसरा मानव जो लीडर के रूप में आया है, नेता के रूप में आया है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा के नाम पर वो उनका शोषण भी करता है। उनको बचाने के लिए उनसे फीस लेता है, जिसको हम लगान बोल देते हैं, टैक्स बोल देते हैं। उनका शोषण करता है, उन्हें परेशान करता है, नौकरों की तरह उन्हें ट्रीट करता है। ऐसे मानव को बोला गया राक्षस। तो 2 प्रकार के मानवों की हमने कल बात की थी। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6, पॉइंट नंबर 17। जीव चेतना का प्रमाण धरती पर अभी संविधानों में गलती से गलती को रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, शायद ही हमने कल पढ़ लिया था। अभी भी पशुओं की तरह जो मानव जी रहा है, और उस मानव ने जो संविधान बनाए हैं वो सारे क्या है? शक्ति केंद्रित संविधान, जिसमें कोई एक ताकतवर चीज पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करती है। इसे ही हमने संविधान कहा, यही नियमावली। हम बार बार दुहाई देते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा। तो संविधान को अगर हम देखें, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये संविधान जो है, ये संविधान एक प्रकार की नियमावली है कि हमें फला फला देश में, फला फला राज्य में किस प्रकार व्यवस्था में जीना है। तो अभी तक अगर ऐसी भ्रमित अवस्था के जितने भी संविधानों को हम देखेंगे, तो उस संविधान में अगर कोई गलती करता है तो उसके साथ भी गलती ही की जाती है। कोई अपराध करता है तो उसके साथ भी अपराध किया जाता है, और कोई युद्ध करता है तो उसके साथ युद्ध ही किया जाता है। समझदारी वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है।
उदाहरण के रूप में, अगर स्कूल में कोई आदमी लेट आता है तो उसकी एब्सेंट मार्क कर दी जाती है, यानी गलती उसके साथ गलती। स्कूल में कोई लेट आ जाता है तो उसका मुर्गा बना दिया जाता है। इसे कहते हैं गलती को गलती से रोकना। दूसरा, अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको भी फांसी दे देते हैं। यह है अपराध को अपराध से रोकना। और अगर हमारे साथ कोई युद्ध करना चाहता है तो उसके साथ हम शांति वार्ता नहीं करेंगे। हम अपने युद्ध का जो बीड़ा है वो उठा लेते हैं, सेनाओं को टाइट कर देते हैं, मोर्चे बन जाते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। तो ये क्या है? भ्रमित अवस्था का संविधान। ये जो संविधान बनता है ना बेटा, ये संविधान विधि और विधान से बनता है। ये जो विधि है ये समझदारी है, तो जैसी समझदारी समझी वैसा बना दिया। और विधि जो है ये शिक्षा संस्कार, ये जो संस्कार जो बनते, जो विधि बनती है, जो संस्कृति बनती है, ये वहां की शिक्षा पर आधारित होती है। जिस प्रकार की हमारी समझ शिक्षा होगी वैसे हमारे विधान होंगे, फिर वैसा ही हमारा संविधान होगा। आज अपनी शिक्षा को देख लो, ये शिक्षा लोभोन्मादी, कामोन्मादी, भोगोन्मादी, 3 प्रकार की शिक्षा है। लाभोन्मादी शिक्षा अर्थशास्त्र में, कामोन्मादी शिक्षा मनोविज्ञान में, और भोगोन्मादी शिक्षा विज्ञान में और सोशियोलॉजी में। दूसरी बात, मानव का समस्त क्रियाकलाप सुख मात्र के लिए है, लेकिन सुख के पीछे भी क्या है? भय और प्रलोभन। तो ये जो व्यवस्था है ये भय और प्रलोभन से चलती है। इसमें ऊपर बात आई थी साम दाम दंड भेद। साम मतलब उसको अपनी ताकत से हरा दो, दाम उसको रिश्वत दे दो, और दंड अगर ना माने तो सजा दे दो, और फिर भी ना माने तो उसका कोई भेद, उसकी कोई प्राइवेसी, उसका कोई सीक्रेट, वो सबको धमकी दे दो कि तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने खोल देंगे। तो ये इन विधियों का प्रयोग करता है। पॉइंट नंबर 18, पेज नंबर 6, उक्त कारणों से उनमें विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई। अभी इतने सारे कारण हमने गिना दिए। मानव मानव के साथ शोषण कर रहा है, संविधान वो गलती को गलती से रोक रहा है, शिक्षा है, शिक्षा में लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद है। ये 3 प्रकार के उन्माद है, इनको बोलते हैं उन्माद त्रय। जो 3 चीजों का गुच्छा बनता है उसको त्रय बोलते हैं। उन्माद त्रय, 3 प्रकार के उन्माद। नियम त्रय, 3 प्रकार के नियम, भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक। ये नियम त्रय। ये छोटी छोटी चीजें अब आपको साथ में लिखते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्माद त्रय, आज ये शब्द आया है, इसको आप नोट करें। तो बाबा जी ने क्या किया कि ये तो हमने देख लिया, इतनी सारी चीजें हैं, अब इनका विकल्प चाहिए। साम दाम दंड भेद, छल कपट दंभ पाखंड, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, इनकी जगह हमें क्या चाहिए? इनका कुछ हमें अब रिप्लेसमेंट चाहिए, इनकी जगह पे कुछ और चाहिए। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? सह अस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र भी कितना बढ़िया दिया बाबा जी ने, नाम ही देखोगे तो आवर्तनशील यानी रिसाइकलिंग वाला। दूसरा, व्यवहारवादी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, ये कैसा होगा? व्यवहारवादी, जिसमें व्यवहार प्रधान होगा। अभी शोषण प्रधान है। अर्थशास्त्र में देखिए तो अर्थशास्त्र जो आज के टाइम वाला अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है वो टोटली लाभोन्मादी है, यानी पैसा कमाने वाला, फायदा उठाने वाला, लाभ वाला। और तीसरा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। ये 3 शास्त्र बाबा जी ने इन तीनों को रिप्लेस करते हुए, यानी इन तीनों का विकल्प। किसका विकल्प?
ये विकल्प है राजनीति शास्त्र का, ये विकल्प है अर्थशास्त्र का, ये विकल्प है मनोविज्ञान का। अभी तक आप, कल वहां बात हुई थी आपके सिलेबस में, तो इकोनॉमिक्स शायद हो सकता है और होगा भी, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी है पॉलिटिकल साइंस 11th और 12th। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, ये हमारे पास ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आता है, नहीं तो जब हम अपना बीएड करते हैं तब आता है। अब तीनों को पढ़िए, जब तक इनमें कमी नहीं मालूम होगी कि क्या कमी इनके अंदर है, तो तब तक उस कमी को दूर करने की इच्छा हमारे मन में नहीं जगी। कल योगेश भाई ने भी ये कहा था कि पहले इन 5 किताबों को पढ़िए। हमें भी निर्देश दिया गया था कि पहले आप पढ़िए इन्हें, इनमें क्या कमी है, किस प्रकार से ये सिस्टम को चला रही है, और इस सिस्टम में चलते हुए किस प्रकार मानव और चारों अवस्थाएं और ये प्रकृति प्रभावित हुई, उसको देखें, वो समझ में आएगा, तभी विकल्प की जरूरत महसूस होगी। अब हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, समाजशास्त्र हमने देख लिया, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जितना उनके बच्चों से संपर्क हुआ वो देख भी पा रहे हैं कि वो क्या है। तो इनकी कमियों की हमें जानकारी है। जब बात होती है मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में केवल मन की प्रवृत्तियां, यानी वो कुछ थ्योरी है, उन थ्योरी को ही को रिलेट करने का प्रयास है। अब नाम तो हो गया मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, लेकिन बाबा जी कह रहे कि आज से पहले मन क्या है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जीवन कभी समझ में आया ही नहीं। जब जीवन समझ में नहीं आया तो मन कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मन भी जीवन का ही एक हिस्सा। मन समझ में नहीं आया और मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो बाबा जी ने इनके विकल्प के रूप में ये 3 शास्त्र दिए, जिसमें जीवन मूल्य, जीवन मानव मूल्य अलग है, ये जीवन मूल्य, मानव मूल्य शरीर और जीवन दोनों को मिलाकर, और जो जीवन मूल्य है वो केवल जीवन के मूल्य। तो जीवन क्या चाहता है? जीवन चाहता है सुख, शांति, संतोष और आनंद। जब ये जीवन मूल्य ये प्राप्त होते हैं, तब मानव लक्ष्य या मानव मूल्य, इनको लक्ष्य भी बोल सकते हैं, मूल्य भी बोल सकते हैं। तो जब ये सुख, शांति, संतोष, आनंद, जिसे हमने धर्म भी कहा है, मानव धर्म, कहते तो हम केवल एक ही बात है कि मानव धर्म है सदा सुखी रहना, सुख को जोड़ते, लेकिन सुख के 3 कंपोनेंट और है। सुख अपने आप में ही सुख, शांति, संतोष, आनंद से मिलता है। चारों के कंबाइंड रूप को सुख बोला गया जब धर्म की बात होती है। जब मानव लक्ष्य की बात होती, मानव क्या चाहता है? मानव अर्थात शरीर और जीवन का अभाज्य अंग। अब मानव का लक्ष्य क्या है? तो मानव का लक्ष्य सबसे पहले क्या है? समाधान। किसमें? स्वयं में। फिर मानव स्वयं में अकेला तो रहता नहीं, क्योंकि व्यक्तिवादी विधि तो है नहीं, ये सहअस्तित्ववाद है। तब मानव रहता है परिवार में, तो परिवार में क्या चाहता है वो? समृद्धि। फिर वो समाज में रहता है, वो एक अकेले परिवार से बात थोड़ी बनेगी, और भी तो परिवार है। इन परिवारों में अगर आप जाके देखो तो एक प्रकार का डर है, मैं अपनी लड़की को वहां नहीं भेजूंगा, मैं अपनी लड़की को बुआ जी के यहाँ नहीं भेजूंगा, मैं लड़की को मामा जी के यहाँ नहीं भेजूंगा, मैं लड़की को अकेले स्कूल नहीं भेजूंगा, मैं लड़की को अकेले कॉलेज नहीं भेजूंगा। तो ये जो है ये समाज में, और समाज बनता है परिवारों से। मेरा परिवार, आपका परिवार, इसका परिवार, उसका परिवार, ये सारे परिवार
इनसे मिलकर बना समाज। तो समाज में क्या चाहिए? अभयता, यानी समाज में किसी प्रकार का कोई डर ना हो। तो स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और पूरी प्रकृति में सहअस्तित्व। ये जब हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि मानव लक्ष्य पूरा हुआ। तो ये मानव के लक्ष्य सुख आगे है, मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज परंपरा में। अब क्या होगा? इनकी परंपरा बनेगी। किसकी परंपरा बनेगी? सुख, शांति, संतोष, आनंद की, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की। यानी ये जागृति प्रमाणित हो रही है। फिर परंपरा जो बनेगी वो जागृत परंपरा बनेगी। और यहां भी बाबा जी ने एक व्यवस्था विधि बताई है जिसको नाम दिया 10 सोपानीय व्यवस्था विधि में सफल होने का संभावना प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। बाबा जी ने जो व्यवस्था बनाई है ये 10 सोपानीय व्यवस्था, ये समझने वाली चीज। दादा, सोपान का मतलब सीढ़ियां। मैं, मेरा परिवार, तो परिवार इस 10 सोपानीय व्यवस्था की पहली इकाई। 10 सोपानीय, 10 स्टेज वाली, और हर स्टेज में केवल 10। तो आगे बढ़ती रहेगी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि 10 व्यक्तियों का एक परिवार। बाबा जी यहाँ साझे परिवार की बात करें जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, इनसे बना एक परिवार, और हर परिवार का एक मुखिया। इसी प्रकार 10 परिवार इकट्ठे हो गए और 10 परिवारों में संख्या हो गई 100, और 100 परिवारों का एक एक मुखिया। यानी 10 परिवार, 10 लोगों के 10 परिवार, और उन 10 परिवारों में से एक एक लोग और आगे आएंगे, वो फिर से 10 हो जाएंगे। तो ये होंगे एक मोहल्ले के, एक मोहल्ले पे एक सभा बन गई 10 लोगों की। ये सारे उस सभा के सदस्य। अब ये उनमें से एक का चयन करेंगे, फिर एक आगे जाएगा उस मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक व्यक्ति जो अपने परिवार का प्रतिनिधि कर रहा है, दूसरा जो पूरे 10 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो 10 सोपानीय व्यवस्था है, ये बैठकर सामने बोर्ड पर या चार्ट के साथ समझने वाली वस्तु है। इसको कभी करेंगे, अभी आगे भी आएगी। बाबा जी ने कहा है कि ये जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जिसमें सारे आदमी जागृत और समझदार है। तो इसमें 10 सोपानी जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था होगी भैया जी जिसमें परिवार में स्वयं में समाधानित हो गया हर व्यक्ति, परिवार में समृद्धि होगी, हर परिवार में, एक परिवार नहीं, हर परिवार में। और जब हर परिवार में समृद्धि होगी तो ये चोरी चकारी शोषण खत्म। अब समझो, जब चोरी चकारी शोषण खत्म तो ये जो गार्ड है ये खत्म। जो जगह जगह हमने थाने खोल रखे हैं ये थाने खत्म। समाज में अभय होगा। अभय होगा। अभी हमें पुलिस की जरूरत क्यों? आर्मी की जरूरत क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे पास डर है। समाज भयभीत है। जब समाज में ही भय नहीं होगा तो इनकी टेंशन खत्म। आप देखो कितने सारे संसाधनों की बचत होगी। पुलिस को जो तनख्वाह दी जाती है, सेना को जो तनख्वाह दी जाती है, उनका जो पैसा बचेगा उससे विकास कार्य हो। दूसरी बात, खाली तनख्वाह ही नहीं दी जा रही, उनके ऊपर बहुत सारा तेल, पेट्रोल, डीजल, उन थानों में बिजली, कितने संसाधनों का फिजूल खर्ची हो रही है, तो वो रुकेगी। इससे क्या होगा? जब ये फिजूल खर्ची रुकेगी तो हम बिजली किससे बना रहे हैं? हम बिजली बना रहे हैं कोयले से।
तो कोयले की कम जरूरत पड़ेगी, कोयले की कम जरूरत पड़ेगी तो हमें धरती को कम खोदना पड़ेगा। अब आप देखो, एक एक चीज अगर एक जगह भी समझदारी आ जाती है तो पीछे की सारी व्यवस्था वो सुधरती चली जाती है। तो यहाँ पर समाधानित होने से समझ उसी से अब है और उसी से शक्ति को प्रकट होगा। पर बाबा जी की जो 10 सोपानीय व्यवस्था है वो सफल होगी। पॉइंट नंबर 19, मानवीय मूल्य। सब मूल्यों की बात आई। तो मानवीय मूल्य कौन से हैं? एक समझदार आदमी में कौन कौन से गुण? अभी तो हम आदमी भ्रमित है, उसके मूल्य अलग ही है। लेकिन जो समझदार मानव होगा उसके मूल्य कौन कौन से होंगे? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा एवं मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय। अभय का मतलब है वर्तमान में विश्वास, चारों अवस्थाओं के साथ मिलकर रहना, यही अभय है। वर्तमान होना प्रस्तावित है। अब वर्तमान होने का मतलब भी देखो, ये कहने को तो बार बार आएगा, वर्तमानित होना, वर्तमानित होना, वर्तमानित होना। इसका मतलब है बने रहना। किसका बने रहना? समाधान, समृद्धि, अभय और सहज। ये प्रमाणित होना और बाद में इनका बने रहना। बने रहने का मतलब ये एक परंपरा बन जाएगी। मेरे घर में जागृत अवस्था में जो बच्चा पैदा होगा वो मेरे आचरण को देखेगा। वो देखेगा कि हमारे परिवारों में कितना प्रेम संबंध है। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम पैदा होते ही अपनी तुलना दूसरे परिवारों के साथ होते हुए देखते हैं। माँ, बाप, चाचा, चाची, बुआ बचपन से ही हमारे सामने बैठकर दूसरे के परिवार की बुराइयां या बड़ाइयां करती। अभी हम क्या देख रहे हैं? इसको देखना। उसके घर में तो कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत कमाता है, रिश्वत का कमाता है, उसके पास तो हराम का पैसा है, कितना भी खर्च कर ले। इस प्रकार की बातों को सुनते हुए जब हम पैदा होते हैं कि उसके पास हराम का पैसा इसलिए मौज ले रहा है, तो हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि मौज लेनी है तो हराम का पैसा चाहिए। और एक बार आदमी को तो हमें पता है भैया, उसमें दो ही बल है, दो विशेष अच्छे शक्तियां हैं। वो क्या है? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। उसने जो सोच लिया वो पूरा करेगा। उसने सोच लिया कि रिश्वत के पैसे से घर चलता है, हराम के पैसे से मजे होते, तो वो हराम के पैसे की तरफ ही दिमाग चलेगा। और इसमें बच्चे की क्या गलती भैया? उसने मम्मी पापा से जो सीखा वो कर रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें वर्तमान हो जाएगी। अभी तो वर्तमान में क्या है? भ्रम है। लेकिन जब मानव जागृत होगा, एक मिनट, सोनू दूध दे बेटा मेरे को, दूध दीजिए। मम्मी को बोल दे, दीदी को बोल दे। तो मानव जब समाधानित होगा, परिवार में समृद्धि आएगी और समाज में जब अभयता आएगी, साथ ही जब उसके व्यवहार में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा ये सब चीज रहेगी, तो बच्चा अपने परिवार में क्या देखेगा कि वाह, उसके पिताजी कितने उदार हैं, उसकी माता समाधानित है, परिवार में कोई कमी नहीं है, सब अपने में मस्त है। तो उसके दिमाग में दूषित होने का कोई प्रावधान होगा ही नहीं। इसी को कहते हैं परंपरा बनना। और जब मेरा बच्चा मेरे परिवार में समाधान देखेगा, समृद्धि देखेगा, तो उसके परिवार में भी क्या आएगी? समाधान और समृद्धि ही आएगी। उसके समाज में भी क्या आएगी? अभयता ही आएगी। वो भी क्या प्रमाणित करेगा? सहअस्तित्व को ही प्रमाणित करेगा।
फिर उसको देख के उसके बच्चे, उसको देख के उसके बच्चे। एक बार हमें केवल शुरू करने की जरूरत है। ये जो साइकिल का पेडल पीछे घूम रहा था ना, इसको एक बार रोक के आगे की तरफ बढ़ा दो। इतना ही तो करना है। इन सारी चीजों को समझकर मुझे अपने आचरण में लाना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी मेरी संतानों के लिए मेरा आचरण ही देखा, देखने, परखने और उसको अनुकरण, अनुसरण करने वाली वस्तु। अभी हम जितना भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो समाज ने ही हमें सिखाया है, संत ने ही हमें सिखाया है, तो हम वो कर रहे हैं। इतना ही तो है। तो आगे बाबा जी क्या बता रहे हैं? यहाँ तो मानवीय मिल्क की बात हुई। बाबा जी बता रहे हैं कि जब ये जीने में आएंगे तो ये वर्तमानित हो जाएंगे। वर्तमानित होने का मतलब है ये कंटिन्यूटी में आ जाएगी। अब ये परंपरा बन गई। पेज नंबर 7, 19 का जो सेकंड वो जो पैरा है, मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण, वर्तमान होना प्रस्तावित है। यही सहअस्तित्व है। अब मानव की संस्कृति कौन सी है? अभी तक किस संस्कृति में हम जी रहे हैं? संस्कृति किससे बनती, पहले इसको देखो। हमने सोसाइटी में रह के एक साथ जो कर्म कार्य किया, शिक्षा से प्रभावित होकर, दीक्षा से प्रभावित होकर, हमारे त्योहार, त्योहार मनाने का तरीका, हमारी सोच, हमारे सोचने का तरीका, इससे क्या बनती है? हमारी संस्कृति। हमारे खाने पीने की आदतों से हमारी संस्कृति बनती है। त्योहार जो हम मनाते हैं, उन त्योहार मनाने के तरीकों से हमारी संस्कृति बनती है। मानव के साथ, मानव के व्यवहार से वो संस्कृति बनती है। तो संस्कृति में क्या है? मानवीयता। तो संस्कृति में हमारी समझदारी प्रमाणित होती है। और समझदारी मतलब क्या है? वो मानवीयता। समझ सभ्य संस्कृति की बात क्या आ रही है? सभ्यता। ये संस्कृति से ही सभ्यता बनती है। लेकिन सभ्यता में एक खास बात है, उसकी परंपरा बन जाती है। मानवीय आचरण, व्यवहार व विचार की एक रूपता। सभ्यता में क्या होगी? सबकी एक रूपता हो जाए। अगला वर्ड है विधि। विधि में क्या था? समझदारी। मानवीय संस्कृति व सभ्यता की नियम पूर्ण आचरण संहिता। ये विधि, इसमें कुछ रूल्स हम लिख देते हैं। त्योहार मनाना है तो कैसे? शादी होगी तो शादी के लिए उम्र क्या है? मुखिया चुनना है तो उसकी योग्यता क्या है? ये सारी नियमावली है वो विधि में आती है। और व्यवस्था, इस व्यवस्था को समझना है। विधि के आशय को कार्य रूप में प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा या जो नियम बने हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, उन नियमों का जो कार्य रूप है, वो जो विधि है, उस विधि को कार्य में लाना। जो नियम लिखे हैं उन नियमों को प्रमाणित करना, उन नियमों को रहने में लाना, यही क्या बन जाती है? व्यवस्था। व्यवस्था में क्या है? विधि में जो नियम लिखे, संविधान में जो नियम लिखे, उन संविधान में लिखे नियमों के अनुसार अनुसरण करना, यही क्या बन जाती है? व्यवस्था। तो आगे इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। मानव संस्कृति यानी मानवीयता, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण, वर्तमान होना प्रस्तावित है। ये क्या होगा? वर्तमान होगा। अब क्या होगा? संस्कृति में क्या आ गई है? मानवीयता। तो वर्तमान होने का मतलब है इनकी परंपरा बन गई। ये आगे से आगे पीढ़ी में ट्रांसफर होता ही चला जाएगा। वर्तमान का होना ही है बने रहना। अब आप एक देखो, सबसे पहले आम जब इस धरती पर आया, वो आम आज भी हम खाते हैं। लेकिन क्या ये वही आम है जो पहले वाले पेड़ पर लगा था? वो पेड़ नहीं है। वो पेड़ पता नहीं कब का नष्ट हो चुका है। लेकिन उस पेड़ की गुठलियों से कुछ अन्य आम बने, कुछ अन्य पेड़ बने,
फिर उनकी गुठलियों से कुछ पेड़ बने, उनकी गुठलियों से पेड़ बने। गुठलियों से पेड़ बनने की जो परंपरा बनी, उस परंपरा के कारण ही आज भी हम आम खा रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी संस्कृति में मानवीयता हो, समझदारी हो, जब हमारी सभ्यता में मानवीय आचरण होगा, मानवीय व्यवहार होगा, जब हमारी विधि मानवीयतापूर्ण संस्कृति से बनेगी, और जब हमारी व्यवस्था में ऐसे विधि विधान और संविधान का पालन होगा जिसके आधार में ही मानवीयता है, तो इससे मानवीयता की परंपरा बनेगी, जिससे ये व्यवस्था नित्य वर्तमानित रहेगी। अगला पॉइंट, पैरा जो है पेज नंबर 7, 19 नंबर पॉइंट का अगला पैरा, स्थापित मूल्य, परस्पर संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्य का निर्वाह होना ही संस्कृति, नित्य उत्सव, सहज वैभव, अखंड समाज, सूत्र, व्याख्या, सहज प्रमाण, वर्तमान होना प्रस्तावित है। अब ये टफ शब्द थोड़ा आना शुरू हो गए। एक एक शब्द को परिभाषा विधि से पढ़ना। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें से किसी भी शब्द का, संबंधों का, मूल्य का, निर्वाह का, संस्कृति का अर्थ पता है, यही मेरी गलती। मैं इसको कहीं से भी कहीं कनेक्ट कर दूंगा। अब यहां हमें शब्दों पर जोर देना। स्थापित मूल्य, ऐसे मूल्य जो मानव में स्थापित। कौन कौन से मूल्य? कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, प्रेम, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य। ये तो इससे क्या होता है, ये जो स्थापित मूल्य है, ये स्थापित मूल्य कहाँ देखे जाते? मानव में। मानव के साथ जो मानव आचरण करता है, उनमें ये मूल्य देखे जाते हैं। तो मानव के साथ इन मूल्यों को निभाने से पहले इन मूल्यों की जानकारी मुझे होनी चाहिए। 9 मूल्य ये स्थापित मूल्य है, और इसके साथ 9 मूल्यों का सेट एक और है जो व्यवस्था में आता है, जीने में आता है, जो हमारे आचरण में आता है। ये जो मूल्य, स्थापित मूल्य, ये स्थिति के रूप में, गति के रूप में जो मूल्य है, इन्हीं के साथ वो आपस में अटैच है। एक स्थापित मूल्य, और इसका दूसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी, देख लेता हूँ एक बार। मूल्य है स्थापित मूल्य, इसमें आने वाले हैं आगे। कोविड के बाद कुछ शब्द जो है ना, वो दिमाग में रहते हैं लेकिन कई बार आते नहीं हैं। संबंधों के बाद वो है या शिष्ट मूल्य, जो शिष्टाचार में हमारे साथ रहे। तो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, ये सभी क्या है? संबंधों के मूल्य। तो जब हमें संबंधों की पहचान होगी तो मूल्यों का निर्वाह अपने आप ही आरंभ हो जाए, और इससे क्या होगी? संस्कृति, नित्य उत्सव, सहज वैभव। संस्कृति में हमेशा उत्सव का वैभव रहेगा। संस्कृति में उत्सव ही होते रहेंगे, नित्य उत्सव होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम संबंधों की पहचान करके मूल्यों का निर्वाह करते। ऐसा करने से मैं भी तृप्त, और जिसके साथ मैंने संबंध स्थापित किया, संबंध को पहचाना है, वो भी तृप्त। जब तृप्त होगे तो खुश रहेंगे, और खुशी ही क्या है? उत्सव है। तो इससे क्या होगा? अखंड समाज, सूत्र, व्याख्या। बाबा जी ने 2 ही बात कही, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। पहले ऊपर आ गई है सार्वभौम व्यवस्था। जब हम क्या कह रहे थे कि एक मानवीय व्यवस्था वो नित्य वर्तमान होगी, तो ये क्या बन जाएगी? पूरे विश्व की एक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मानवीयता पूर्ण व्यवस्था। तो जब पूरे वर्ल्ड में मानवीयता पूर्ण व्यवस्था होगी तो इसे हम कहेंगे सार्वभौम व्यवस्था। और अब क्या है? जब मैं संबंधों को पहचानता हूं, संबंधों का निर्वाह करता हूं,
तो अब इस धरती का सकल मानव जो मेरी उम्र का है वो मेरा भाई है, महिला है वो मेरी बहन है, जो मेरे बच्चों की उम्र के जितने भी बच्चे संसार में हैं वो सारे मेरे भाई बहन, जो मेरी माता पिता की उम्र के हैं वो सारे ही मेरे माता पिता के समान हैं। जब ये बात स्वीकृति में आ जाएगी तो बाबा जी क्या कह रहे, अखंड समाज बनेगा। अखंड समाज, पूरा समाज एक, समाज खंड खंड नहीं होगा। अभी ये जो तेरा और मेरा वाला जो चक्कर है ना, ये मेरा बेटा, बेटा तो तू भी है लेकिन तेरे माँ बाप कोई और है, ये जो विचार है, इस विचार का शून्य हो जाना ही अखंड समाज की प्रेरणा, यही से अखंड समाज हो। आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात है स्थापित मूल्य। ये स्थापित मूल्य कहाँ है? ये जीवन में है, जिन्हें हम शरीर के माध्यम से शो करेंगे। और जब शो करेंगे तो ये जो व्यवहार में जो मूल्य, जो स्थिति के रूप में ये जो स्थापित मूल्य है, जब व्यवहार के रूप में निकलेंगे तो इन्हीं को नाम दिया जाएगा शिष्ट मूल्य। ये हमारे आचरण में आएंगे। शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान। देखा हमने पहले, घरों में कटोरियां बदली जाती, मेरे घर में चावल बने हैं तुम चावल ले लो, मेरे घर में सब्जी बनी है तुम सब्जी खा लो। धीरे धीरे कटोरी बदलने का सिस्टम भी खत्म हो गया, लेकिन इस कटोरी में भी तनाव था। अगर मैंने घर में कुछ मिठाई बनाई और मैं सामने वाले को लेके जाऊं, अरे उनके घर में तो रोज मिठाइयाँ बनती हैं, क्या करे भैया, इतनी जमीन है उनके पास। तो यहाँ ये जो कटोरी बदलने वाला था, देखने को तो शिष्टाचारी लगता था, लेकिन जब इनके मूल में जाते थे तो वहां भी समस्या ही थी, पीड़ा ही थी, वो भी पीड़ा ही बढ़ाने वाले। तो शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का जब आदान प्रदान होगा, अर्पण समर्पण क्रियाकलाप के रूप में नित्य उत्सव होना ही मानव चेतना सहज वैभव है। यही मानव चेतना, क्या कि समाज में आदान प्रदान वस्तुओं का, किसके रूप में? संबंधों के रूप, अर्पण समर्पण, इनसे क्या होगा? नित्य उत्सव का माहौल होगा। और यही मानव चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। सहज वैभव यानी मानव चेतना सहज वैभव, यानी मानव चेतना वो प्रमाणित हो रही। यह भी प्रस्ताव। अब उत्सव को देख लो, उत्थान के लिए उत्सव का मतलब क्या है? अभी उत्थान मनाते ना, उत्सव मनाते हैं, होली उत्सव, दिवाली उत्सव। अब यहाँ उत्सव की परिभाषा बाबा जी क्या बता रहे हैं, इसको समझना। उत्थान यानी जागृति के लिए, यानी अपने अपग्रेडेशन के लिए, हर्षोल्लास पूर्वक परिवर्तनशीलता का प्रमाण। हर्ष उल्लास पूर्वक यानी खुशी पूर्वक, परिवर्तन यानी अपनी जागृति को प्रमाणित करते हुए आगे बढ़ने का प्रस्ताव, कि मैं जागृत हो रहा हूं, जागृति हो रही, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है ये। इसी पेज का और इसी पॉइंट का आखिरी लाइन, मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण के नियम। मानव का आचरण कैसा होगा? मानवीयता पूर्ण होगा, यही मानवीय चेतना। जीव चेतना से जीता हुआ आदमी कभी दूसरे मानव का भला नहीं कर सकता। तो दूसरे मानव का भला करने के लिए उस मानव के साथ जो मेरा संबंध है, उस संबंध की पहचान, संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह, ये जब मेरे आचरण में आएगा तो मेरी जो मानवीय चेतना है वो मेरे व्यवहार के द्वारा मेरे मानवत्व को प्रकट करेगी। त्वय माने व्यवस्था, यानी जो मानव की जो व्यवस्था है, मानव का जो त्वय है वो कैसे प्रकट होगा? मानवीय चेतना के बाद। जीव चेतना में रहते हुए मानव, कहते तो ज्ञानावस्था की इकाई है,
लेकिन वो जीवत्व को ही प्रमाणित करता है। मानव में मानवत्व यानी मानव की जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए मानवीय चेतना का होना बहुत जरूरी है। यही आचरण में नियम है। जब मानवीय चेतना मेरे आचरण में आ जाएगी, जब मानवीय संबंधों को समझते हुए मैं कार्य व्यवहार करूं, तो ये सारी चेतना कहाँ आ जाएगी, ये मेरे आचरण में आ जाएगी। ऋषि को बाबा जी ने बोला आचरण का नियम। तो आचरण का नियम क्या है? मानवीयता। बोलते ना मानवीयता पूर्ण आचरण। तो आचरण का नियम है मानवीयता। आज हमने पेज नंबर, समय क्या हो गया है भैया, 9:27 पेज नंबर 7 के पॉइंट नंबर 19 तक हमने पढ़ा है। ये किताब थोड़े धीरे धीरे चलेगी। अगर आप इस किताब के पैरों को देखोगे तो सारे पॉइंट में आधे आधे पेज तो खाली पड़े हैं। कई बार तो नीचे से एक जैसे नोट्स बनते हैं ना, ये पूरे नोट्स हैं। जैसे हम कोई चीज याद करते हैं ना, तो याद करते हैं तो पूरा पैरा तो हम याद नहीं करते, उस पैरे में एक हेडिंग बना लेते हैं, वो हेडिंग लिख लेते हैं, उसको पढ़ते तो पूरा पैरा याद आ जाता है। तो ये पूरे की पूरी किताब ये मेन पॉइंट्स में लिखी गई, ये बुलेट पॉइंट है पूरे दर्शन की। ये समझ में आना मतलब जागृति की तरफ हमारा कर्म करती। हम धीरे धीरे एक एक कदम जागृति की तरफ करते। पहले समझना है और समझकर जीने में लाना। मैं अगर अपने आसपास में मानवीय संबंधों की पहचान नहीं कर पाया तो न्याय आरंभ नहीं होगा। सबसे पहले अपने घर में, गली में, पड़ोस में, मोहल्ले में, स्कूल में जितने भी मानव हैं उन सब के साथ पहले मैं मानव की बात की कर, उसके बाद हम शेष प्रकृति के साथ भी अपने संबंध को देखें। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करते हैं, तो क्यों ना मानवीय संबंधों के साथ करें। मेरा पड़ोसी है, भले ही मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन मुझे उसको किस रूप में देखना है? अपने साथी के रूप में, अपने मित्र के रूप में, भाई के रूप में। जब मेरा आचरण वो बार बार जब मुझे गाली देगा और मैं उसकी गाली देने से प्रभावित नहीं होऊंगा और कभी जरूरत पड़ी तो उसका भला भी करूंगा, तो मेरे इस आचरण को देखकर वो भी प्रभावित होगा। इससे क्या होगी? मानवता, जो मानवीय मूल्य है उनका मल्टीप्लीकेशन शुरू होगा। और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी? मेरे व्यवहार के द्वारा। मैंने न्याय को समझा, इसको भी देखना पड़ेगा। न्याय को समझा या न्याय शब्द की परिभाषा क्या है उसको समझा। न्याय शब्द समझ में आने का मतलब है न्याय मेरे आचरण में आ गया। जब तक वो आचरण में नहीं आया वो एक सूचना मात्र ही है। अभी केवल तुम्हें सूचना मिल रही कि कोई न्याय नाम की चीज है, उसमें बस ये 4 पॉइंट होते हैं। इन चारों पॉइंटों को अपने जीवन में लाओ, अपने वर्ताव में लाओ। जिनको हम दोस्त समझते हैं उनके साथ तो है ही, जिनके साथ हमें लगता है कि हमारी नहीं बनती उनके साथ भी मानवीयतापूर्ण आचरण। वो तुम्हें गाली भी दे, लड़ाई भी करे, झगड़ा भी करे, डांटे भी, एक स्माइल दे के। क्यों? क्योंकि तुम तो समझदार हो गए, तुम तो जागृति की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारा आचरण भी जागृत मानव की तरह ही हो जाना चाहिए। जितना समझे वो व्यवहार में आना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे का कोई सवाल है पूछ सकता है। नहीं है तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। कल आगे से इस पुस्तक को पढ़ेंगे। आप इस पेज को, यानी जो पेज नंबर 7 है और पेज नंबर 8, इनको जरूर पढ़ें। देख लेता कौन सा पेज है। हाँ, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 इनको जरूर पढ़े, क्योंकि हम पेज नंबर कल कोशिश करेंगे ये 20 और 21 सारे हो जाए। बड़ी जरूरी बातें हैं। और आप
प्लीज किताबें लेकर बैठे, इन बातों को नोट करें। ये बातें रह गई तो रह गई, लिखा हुआ पढ़ के दोबारा रिमाइंड हो सकता। और किसी को भी ये थोड़ा सा भी अगर ये दिमाग में आ गया कि नहीं मैं सुन रहा हूं और मुझे याद रहे, ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा, क्योंकि शब्द बाबा जी ने मान्यता वाले लिए हैं, डेफिनेशन टोटली उनकी डिफरेंट। तो बाबा जी के अनुसार इन डिफरेंट जो वैल्यूज है, जो परिभाषाएं हैं, जो शब्द हैं, इनको नोट करते हुए और दिन में एक दो बार खोल के देख लेना, ऐसे करते हुए आगे बढ़ो। तो कल मैं तुम्हारी ग्रुप में कॉपी भी चेक करूंगा तुमने क्या क्या नोट्स बनाए। ठीक है, गुड नाइट।